नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मंथन द लर्निंग पाथ। दोस्तों, इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि नैतिक विकास क्या होता है, नैतिकता क्या होती है। इस कक्षा में हम लोगों को देखना है कि पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है और उन्होंने किन किन अवस्थाओं में नैतिक विकास को समझाने का प्रयास किया है, किन किन अवस्थाओं में बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, पहले हम लोग समझेंगे कि पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत के विषय में क्या चीजें कही हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा था। क्या दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था थी उसको उन्होंने 4 भागों में 4 अवस्थाओं में बांट करके बताया था कि किन किन अवस्थाओं में विकास किस तरह से होता है और किन अवस्थाओं की विशेषता क्या है, किन विशेषताओं को लिए हुए विकास होता है। दोस्तों, यहां पर पियाजे ने नैतिक विकास की बात जो की है तो उन्होंने बताया कि नैतिक विकास में बच्चों की अहम भूमिका की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने नैतिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं दोस्तों? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो एक गतिशील अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? गतिशील अंतःक्रिया करने की बात की और उस गतिशील अंतःक्रिया में उन्होंने कहा कि बच्चे गतिशील अंतःक्रिया करते रहते हैं, अंतःक्रिया करते रहते हैं। और इस अंतःक्रिया में उन्होंने बताया कि बच्चे जो है वातावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया होती है और वहां पे बच्चे वातावरण में चेंज लाने का प्रयास करते हैं और उस परिस्थिति में, उस चक्कर में उनके व्यवहार में भी क्या होता है दोस्तों? उनके अपने व्यवहार में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के आधार पर, इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर नैतिकता के विषय में उनकी धारणाएं जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसी व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर उनकी नैतिकता जो है बनती रहती है कि वो ये समझते हैं समय समय पर कि नैतिकता क्या है और नैतिकता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि गतिशील अंतःक्रिया होती है और बच्चे जो है अपने नैतिकता के विकास में क्या करते हैं दोस्तों? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं अथवा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्होंने एक सक्रिय सहभागिता की बात की दोस्तों। क्या की? सक्रिय सहभागिता की बात की, सहभागिता की बात की। और इस प्रकार से इन्होंने बताया कि बच्चों के सोचने की जो क्षमता है, बच्चों की जो नैतिक निर्णय लेने की क्षमता है, जो नैतिक निर्णय जो बच्चे ले रहे हैं उसमें एक क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास को निर्णय लेने की क्षमता के रूप में प्रतिपादित किया है, निर्णय लेने की क्षमता के रूप में इन्होंने दर्शाया है नैतिक विकास को। दोस्तों, हम इसको इरेज करते हैं। क्या है? उन्होंने बताया उनकी अपनी पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, उनकी अपनी पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्या है दोस्तों? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये पियाजे महोदय की पुस्तक का नाम है। इसको आप लोग ध्यान रखिए और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जो है इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां, बहुत सारी ऐसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनके नैतिक विकास को समझने का प्रयास किया और उस आधार पर उन्होंने बताया कि बच्चे का जो है, जो
उनके नैतिक निर्णय हैं, उसी नैतिक निर्णय के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास की बात कही। उन्होंने बताया कि उनकी जो नैतिक निर्णय लेने की क्षमता है, जो नैतिक निर्णय है उनका, उसमें क्रमिक परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रमिक परिवर्तन होता है। और उसी क्रमिक परिवर्तन के आधार पर दोस्तों ये जो है नैतिक विकास की प्रक्रिया में सहभागी होते हैं, नैतिक विकास की प्रक्रिया वो करते हैं। और यहां उन्होंने बताया कि पूर्ण सहभागिता होती है, एक गतिशील अंतःक्रिया होती है वातावरण के साथ, और उस गतिशील अंतःक्रिया में वो वातावरण को इफेक्टिव करना चाहते हैं, वातावरण को प्रभावित करना चाहते हैं, और उसी प्रभावित करने के दौरान उनके अपने व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से उनकी नैतिकता से संबंधित जो निर्णय हैं वो क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं, और उनकी नैतिकता जो है वो बनती रहती है समय समय पर। समय के आधार पर उनकी नैतिकता जो है वो बनती रहती है। इस तरह से पियाजे महोदय ने नैतिक विकास को समझाने का प्रयास किया। तो इसमें इन्होंने मुख्य चीज क्या बताई? इन्होंने मुख्य चीज इसमें बताया कि इनकी जो है बच्चे अपने नैतिक विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं दोस्तों? नैतिक विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और क्या होता है दोस्तों? इनकी अपने नैतिक विकास में ये जो है ये गतिशील अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? गतिशील अंतःक्रिया। किसके साथ दोस्तों? वातावरण के साथ। किसके साथ? वातावरण के साथ। और वातावरण को प्रभावित करने का प्रयास ये करते हैं। और इसी प्रभावित करने के चक्कर में दोस्तों इनके अपने व्यवहार में परिवर्तन होता है। उन्हीं व्यवहारों में परिवर्तन के कारण इनके नैतिक निर्णयों में परिवर्तन होता है, और नैतिक निर्णयों के आधार पर, नैतिक निर्णयों में परिवर्तन के आधार पर इनमें नैतिक विकास जो है वो होता रहता है। इसी प्रक्रिया को इन्होंने नैतिक विकास की प्रक्रिया कही। नैतिक निर्णयों में परिवर्तन के आधार पर, कि समय समय पर नैतिक निर्णय में परिवर्तन जो हो रहा है वही परिवर्तन क्या है? नैतिक विकास की प्रक्रिया है। इन्होंने परिभाषा के भी माध्यम से बताया है कि इन्होंने कहा है, पियाजे महोदय ने कहा है कि नैतिक विकास जो है वो न्याय के परिपक्वन एवं स्वतः स्फूर्ति, न्याय के परिपक्व एवं स्वतः स्फूर्ति, यानी स्वतः स्फूर्ति का मतलब होता है दोस्तों ऑटोनॉमस, यानी जब न्याय की स्थिति ऐसी हो जाए कि वो परिपक्व हो जाए और उसमें अपने संप्रत्यय, अपने कॉन्सेप्ट आ जाएं, तब ये मान करके चलिए कि वो क्या है? नैतिक विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि नैतिक विकास न्याय के परिपक्व एवं स्वतः स्फूर्ति यानी ऑटोनॉमस दोस्तों, ऑटोनॉमस संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों, संप्रत्यय की प्राप्ति है। क्या है? संप्रत्यय की प्राप्ति है। इन्होंने कहा कि नैतिक विकास जो है वो न्याय के परिपक्व, यानी जब उसका न्याय जो है वो परिपक्व हो जाए, और स्वतः स्फूर्ति यानी उसके विषय में अपना संप्रत्यय विकसित हो जाए। जब वह अपना संप्रत्यय विकसित करने के योग्य हो जाए, या अपना संप्रत्यय विकसित हो जाए, उसे अपना संप्रत्यय मिल जाए कि वास्तव में न्याय क्या है, और वो
परिपक्व हो जाए, परिपक्व होने की स्थिति में हो जाए कि अब उसमें किसी भी प्रकार के चेंज की स्थिति नहीं, यानी अब वो जैसा वो सोच रहा है वैसा ही है, उसमें समय के आधार पर जो उसने सोचा है उसमें बदलाव की स्थिति नहीं है। जब इस स्थिति में न्याय की व्यवस्था पहुंच जाए तो कहा जाएगा कि नैतिक विकास हो रहा है। जैसे कि पहले उसने कुछ और सोचा। इन्होंने दो अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों, परायत्त नैतिकता की अवस्था और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो इनके कहने का मतलब है कि जो परिपक्वता, यानी कि जब परायत्त नैतिकता की अवस्था में वो होता है तब न्याय के विषय में वो कुछ दूसरा सोचता है, तब नैतिकता के विषय में कुछ दूसरा सोचता है। लेकिन जब स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में आता है तब न्याय और नैतिकता के विषय में उससे कुछ दूसरी धारणा होती है। तो जब उस तरह से परिपक्वता, उस विचार करने के योग्य वो हो जाए, जब न्याय के उस रूप को वो समझने लगे और उसमें अपना संप्रत्यय विकसित हो जाए, अपने हिसाब से उस चीज को वो विचार करने लगे, तो कहा जाएगा कि अब नैतिकता का विकास हो रहा है, नैतिक विकास बच्चे का हो रहा है। तो इस तरह से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है, इस तरह से इन्होंने बताया है कि नैतिक विकास क्या है, नैतिक विकास में बच्चा किस तरह से अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है, किस तरह से वो अपनी गतिशील अंतःक्रिया करता है और वातावरण में बदलाव लाने के क्रम में उसके अपने व्यवहार में बदलाव होता है। उसके फलस्वरूप उसके निर्णयन की जो प्रक्रिया होती है, उसके नैतिक निर्णय में जो बदलाव होता है, नैतिक निर्णय में जो क्रमिक परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन की दशा को क्या कहा जाता है, नैतिक विकास कहा जाता है। तो इन्होंने दो तरह का नैतिक विकास, दो अवस्थाओं में नैतिक विकास को बताने का प्रयास किया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला है परायत्त नैतिकता की अवस्था दोस्तों, और दूसरा है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ये होता है 2 साल से 8 साल तक, यानी 2 वर्ष से 8 वर्ष तक होता है दोस्तों, और ये होता है 8 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में होता है दोस्तों। परायत्त नैतिकता की अवस्था, आपको इसके नाम से ऐसा लग रहा होगा कि ये परायत्त यानी दूसरों के द्वारा निर्देशित, दूसरों के द्वारा निर्देशित है। ये क्या है दोस्तों, दूसरों के द्वारा निर्देशित है। अर्थात यहां पर बच्चा नैतिक विकास को उसी रूप में समझता है जिस रूप में उसके बड़े उसके सामने नैतिकता को रखते हैं, जिस रूप में उसके बड़े उसके सामने नैतिकता को बताते हैं कि नैतिकता ये है। वो इन नियमों को समझता है, इस नियमों को मानता है कि उसके बड़े जो कह रहे हैं वही नैतिकता है, वही दंड विधान है, वही न्याय विधान है। उसको ये पता है कि हर गलती, हर उस गलत व्यवहार के लिए दंड मिलेगा जो व्यवहार गलत है, जो व्यवहार उचित नहीं है। और उसने व्यवहार को उसने किस आधार पर, उसने व्यवहार को परिणाम के आधार पर मूल्यांकित किया है दोस्तों। कहां पे, परायत्त नैतिकता की अवस्था में क्या किया है, व्यवहार को परिणाम के आधार पर। क्यों, इसके पीछे दोस्तों उसके संज्ञानात्मक विकास की कुछ विशेषताएं जिम्मेदार हैं। आपने देखा कि ये अवस्था जो है 2 वर्ष से 8 वर्ष तक की है, अर्थात इसमें ज्यादा से ज्यादा जो उम्र समाहित है वो संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रिया अवस्था से संबंधित है। और पूर्व संक्रिया अवस्था में पलटावी गुण और संरक्षण का गुण नहीं था। क्या नहीं था दोस्तों, संरक्षण का गुण नहीं था। ऐसी स्थिति में वो व्यवहार के होने की किसी अन्य दशा के विषय में नहीं सोच पाता है, बल्कि वो व्यवहार जो हुआ उसका परिणाम क्या है, उसी परिणाम के आधार पर ही वो व्यवहार को मान लेता है कि किसी से गलती हुई तो गलती हुई, सिर्फ वो गलती को जानता है और उसके विषय में उसको ये पता है कि गलती हुई तो गलती के लिए दंड निश्चित है। क्या है दोस्तों, दंड निश्चित है।
कि दंड मिलना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक बच्चा जब कभी सीढ़ी से गिर जाता है, चलते हुए गिर जाता है, और उसके कुछ दिनों के पहले यदि बच्चा चोरी किया रहता है, चोरी से कुछ खाया रहता है, तो उसके दिमाग में आता है कि हमने जो उस दिन बिना बताए खा लिया था, इसी नाते, इसी आधार पर हमको आज दंड मिला है। तो यहां पर उसकी जो नैतिकता होती है ना, वो अपने बड़ों के द्वारा बताई गई होती है, अपने बड़ों के द्वारा निर्देशित होती है, और उनके बड़े जो उसके विषय में बताते हैं वही उसके लिए वास्तविक नैतिकता होती है। तो यहां पर नैतिकता क्या होती है दोस्तों, इसको हम इरेज करते हैं। यहां पे नैतिकता जो होती है वो नैतिकता एब्सोल्यूट होती है दोस्तों, निरपेक्ष होती है, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट होती है। यानी किसी भी प्रकार का बदलाव इसमें संभव नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी इसमें नहीं है, ये पूर्ण है अपने आप में। क्या है? पूर्ण है। अब उसमें किसी भी प्रकार की कमी की गुंजाइश नहीं है। और क्या है? अपरिवर्तनीय है। क्या है दोस्तों? अपरिवर्तनीय है। ये परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता। पापा ने जो बता दिया वही सही है, मम्मी ने जो बता दिया वही सही है, बाबा ने जो बता दिया वही सही है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्म केंद्रिता की भावना है। इस समय आत्म केंद्रिता के नाते वो ये सोचता है कि मेरे मम्मी पापा वो सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। अर्थात मम्मी पापा ने कहा है कि ये इस तरह से होता है, इस तरह से इसको करना चाहिए, तो मुझे ऐसा करना चाहिए क्योंकि ऐसा ही मैं सोच रहा हूं। आत्मकेंद्रिता की भावना क्या है? आत्मकेंद्रिता में बच्चा सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, और जो मैं सोच रहा हूं वही सारे लोग सोच रहे हैं। इस आधार पर वो मम्मी पापा की बातों को, अपने पूर्व अनुभवों के, इस अवस्था में दोस्तों ये दबाव के नैतिकता की अवस्था कही जाती है। क्या कही जाती है? दबाव की नैतिकता की अवस्था कही जाती है, नैतिकता कही जाती है। ये वास्तविकता की नैतिकता की अवस्था कही जाती है। नैतिकता, नैतिक अपरिवर्तनीय, इसको मिटाता हूं दोस्तों। क्या है? ये निरपेक्ष है। कहा गया कि ये निरपेक्ष है, ये अपरिवर्तनीय है, ये और क्या है? ये दृढ़ है, किसी भी प्रकार से इसको बदला नहीं जा सकता। ये उस समय में बच्चे ने सीखा। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने ऐसा उसको बताया है, और ये चीजें उसमें दो कारणों से आती हैं। और उसका कारण होता है कि जो इसमें ऐसी भावना आई है, जो इसमें बताया गया है कि जो नैतिक यथार्थता की बात की है, यानी इसको लग रहा है कि यही यथार्थ है। ये क्या है? ये नैतिक यथार्थ है। और यह नैतिक यथार्थता जो है दोस्तों, ये दो कारणों से आती है। इसका कारण है आत्म केंद्रिता, और दूसरा है उसके अपने अनुभव दोस्तों, उसके अपने अनुभव। ये दो चीजें होती हैं। तो उसके अपने अनुभव क्या है? अब तक वो अनुभव कर ही रहा है, वो जान रहा है कि हमको दूसरे के अंडर में रहना, दूसरे के दबाव में रहना है, मेरे ऊपर शासन चलता है, या मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल है, मेरे ऊपर किसी का निर्देशन है। इस चीज को अब तक वो महसूस कर चुका है, इस चीज का अनुभव अब तक वो ले चुका है, इसलिए जो कहा जाता है उसी को वो मान लेता है। आत्मकेंद्रिता, इसके गुण के विषय में आप जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास में आप समझ चुके हैं कि यहां पे बच्चा वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं जैसा सोच रहा हूं ऐसा ही सारे लोग सोच रहे हैं। तो अगर मुझको ये चीजें कही गई हैं, इसका तात्पर्य है कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। दोस्तों थोड़ा सा ये हल्का चलने लगा है, इस वजह से इसमें इंक भर लेता हूं। तब तक आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।
चलिए, अब हो सकता है कि कुछ बेहतर दिखने लगे आप लोगों को। ठीक है, तो आत्मकेंद्रिता थी। इस आत्मकेंद्रिता के नाते बच्चे को वो सब सारी चीजें वो मानता है और उसी को सही मानता है जो उसके माता पिता या बड़े उसको कहते हैं। अपने अनुभव, उसके जो व्यक्तिगत अपने अनुभव थे अब तक, उन अनुभवों के आधार पर भी, क्योंकि अब तक वो अनुभव कर चुका था कि हमको किसी के निर्देशन में रहना है, इसलिए वो मानता था कि जो मेरे माता पिता कह रहे हैं, जो मेरे माता पिता मुझको बता रहे हैं, वो मुझको मानना है। हर गलती के लिए सजा निश्चित है, सजा निश्चित मिलेगी, दंड विधान बना हुआ है और न्याय यही है कि अगर गलती हो रही है तो सजा मिलेगी। और व्यवहार का मूल्यांकन हमेशा परिणाम के आधार पर वो करता है। किसके आधार पर? व्यवहार का मूल्यांकन जो है व्यवहारों के परिणाम के आधार पर, अर्थात चोरी हुई है तो चोरी हुई है, कारण जो रहा हो उसके पीछे की नीयत जो रही हो, लेकिन अगर चोरी हुई है तो चोरी हुई है और ये गलत है, इसके लिए दंड निश्चित मिलना है। और वो हमेशा नैतिकता को मानता है कि नैतिकता निरपेक्ष है, नैतिकता अपरिवर्तनीय है, नैतिकता दृढ़ है। क्या है दोस्तों? दृढ़ है, अपरिवर्तनीय है, और क्या है दोस्तों? निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, ये चीजें आपको मिली इस तरह से। उन्होंने बताया कि यह स्वायत्त परायत्त नैतिकता की अवस्था है। और यहां पे एक चीज बताई गई दोस्तों कि यह जो अवस्था है, यह अवस्था एक शासन की अवस्था है कि यहां पे ये आत्मकेंद्रिता, तो यहां पे बताया गया कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां एक शासन के अंदर हमको रहना है। यहां पे प्रजातंत्र नहीं है, यहां पे प्रजातांत्रिक भावना नहीं है, बल्कि यहां किसी के अनुशासन के अंदर, किसी की सत्ता के अंदर ये सत्तावादी हो गई। क्या हो गई दोस्तों? ये सत्तावादी नैतिकता की अवस्था है। सत्तावादी नैतिकता है कि ऊपर वालों ने जो कह दिया वही हमको मानना है और वही हमको करना है। इस प्रकार से आपने समझा कि पियाजे महोदय ने अपने परायत्त नैतिकता की अवस्था में अपने हेट्रोनॉमस मॉरलिटी स्टेज में क्या बताया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं कि स्वायत्त नैतिकता की अवस्था क्या है। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में बच्चा कैसे सोचता है कि नैतिकता क्या हो सकती है। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था ये दूसरी अवस्था है दोस्तों, जो 8 साल से 12 साल तक चलती है और इसके आगे ये परिपक्वता तक, यानी यहाँ तक बच्चा समझ जाता है कि नैतिकता क्या है, किस रूप में नैतिकता को जानना चाहिए। तो 8 वर्ष से 12 वर्ष तक कही जाती है। वैसे 2 ही स्टेज इन्होंने दिए हैं, तो इस आधार पर यह कहा जाएगा कि ये अंतिम तक चलती है, जहाँ तक नैतिकता का विकास इसमें होना है। जिस आधार पर दोस्तों स्वायत्त शब्द यहाँ पे ऑटोनॉमस दिया गया है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी अपने निर्देश पर चलना है, स्वनिर्देश पर। क्या होना है दोस्तों? स्वनिर्देश पर कार्य करना है, स्वनिर्देश पर ही चलना है। अर्थात यहां किसी के निर्देश को नहीं मानना है। अब बच्चा यहां पे समझ जाता है दोस्तों, पहली बात कि बच्चा यहां पे समझ जाता है कि उस सत्तावादी विचारधारा को मानना आवश्यक नहीं है। यहां पर अपने निर्देश पर भी कार्य किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां उसने व्यवहार को सबसे पहले, व्यवहार को नियत के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? कि व्यवहार करने के पीछे नियत क्या है, इसके आधार पर व्यवहार का मूल्यांकन करना वो समझ जाता है। क्या समझ जाता है? मूल्यांकन करना समझ जाता। अब वो समझ गया है
कि हमको जो अब तक बताया गया था वो परिस्थिति दूसरी थी, अब इसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि जिन व्यवहारों के नाते हमको वैसा करने के लिए कहा गया था वो व्यवहार के तो कारण कुछ और हैं। अब तक वो इस चीज को नहीं समझ पाता था, क्योंकि उसमें संरक्षण, उसमें पलटावी के गुण नहीं आए थे, तो वो सारी बीमाओं को नहीं समझ पाता था। व्यवहार की सभी बीमाओं को समझने लगा जब से वो, तब से उसने समझ लिया कि व्यवहार के पीछे जो नीयत छुपी है, व्यवहार के पीछे का जो कारण छुपा है, वो कारण जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसके लिए इतना कठोर दंड दिया जाए। और व्यवहारों को अब वो मूल्यांकित करने लगा है उस नीयत, उस कारण के आधार पर। और इस तरह से उसने कहा कि नहीं, जो अब तक व्यवहार, जो अब तक नैतिकता क्या थी, अपरिवर्तनीय थी, अब वो समझ गया कि नैतिकता अब क्या है दोस्तों, परिवर्तनीय है। क्या है? परिवर्तनीय है व्यवहारों से। उसके बाद जब वो दोस्तों खेल के मैदान में गया, खेल के मैदान में गया, तो वहां एक चीज उसने देखा कि यहां तो नियम हम लोग अपने सुविधा के आधार पर बना रहे हैं, अपने आधार पर भी हम लोग नियम बना ले रहे हैं, अपने आधार पर भी नियम बना ले रहे हैं। इसका मतलब है कि नियम जो है वो क्या है, परिवर्तनीय है। नियम क्या है दोस्तों, परिवर्तनीय है। इसका तात्पर्य है कि अगर नियम परिवर्तनीय है तो दंड विधान और न्याय ये वैसे नहीं होंगे जैसा हम पहले समझते थे। यहां सही गलत की परिभाषा दूसरी है। और दोस्तों आप देखते होंगे कि ये वहां पर तर्क वितर्क के आधार पर ये समझने का प्रयास करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जिससे उनको ये समझ में आता है कि नहीं, नियम किसी के द्वारा हमेशा एक जैसे ही नहीं बनाए जा सकते, नियम परिस्थितियों के आधार पर बनते हैं और बिगड़ते हैं। यहाँ पे नियम हम लोगों ने अपने आधार पर बना रखा है, यहाँ पर हम अपने आधार पर खेलते हैं, यहाँ पर हमारे समूह अपने आधार पर गठित होते हैं, वो अपने आधार पर हम लोग विघटित करते हैं, उसका तरीका हम लोगों ने, उसकी शर्त अलग बना रखी है। इस तरह से वो ये समझ जाता है कि अब जो नैतिकता है वो परिवर्तनीय है, वो लचीली है। क्या है? उसमें लचीलापन आ गया है। इस समय में दोस्तों उसको ये समझ में आने लगा है कि अब उसके जो निर्णय हैं, अब उसमें दूसरों के सम्मान, दूसरों के मान सम्मान, दूसरों के लिए भी चिंता जागृत होने लगी है। अब वो ये समझने लगा है दोस्तों कि हमेशा एक ही जैसा नहीं सोचा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि हमारे दोस्त ने खेला, खेलने के दौरान उससे एक कमी हुई, उस कमी के नाते वो क्या हो गया, फेल हो गया। उस कमी के नाते वो खेल में पीछे हो गया या हमारी टीम हार गई। अब वो विचार करने लगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर उसने इस तरह से नहीं मारा होता तो। इसका तात्पर्य है कि नियम जो है वो परिवर्तनशील हैं, नियम परिवर्तित हैं। उससे हो सकता है कि भूल से वैसा हुआ हो, जैसा उसने किया वैसा हो सकता है भूल से हुआ हो। इसलिए उसके फेल होने पर या मेरी टीम के हारने पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं की जा सकती कि जो प्रतिक्रियाएं उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचावें। अर्थात अब वो ये समझने लगा है कि दंड जो है वो क्षतिपूर्ति के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में? दंड क्षतिपूर्ति के रूप में होना चाहिए। यानी दंड उतना ही होना चाहिए जितना अपराध उसने किया है और जितने से क्षतिपूर्ति हो जाए। इस तरह से उसने कहा कि न्याय वो है कि जब दंड को क्षतिपूर्ति के रूप में माना जाए। नैतिकता वह है जो परिवर्तनशील है, नैतिकता वह है जो सापेक्ष हो, जिसमें कुछ गुंजाइश हो कमियां ज़्यादा करने की, जो दृढ़ न हो।
अर्थात समय के साथ, परिस्थितियों के साथ ये बदलता जाता है। और यहाँ पर नैतिकता को मानने की प्रजातांत्रिक व्यवस्था आ गई। क्या आ गई दोस्तों? नैतिकता के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था आ गई कि नैतिकता को परिस्थिति के आधार पर सोचा जा सकता है, न कि किसी के निर्देश के आधार पर, किसी के नियंत्रण के आधार पर। क्या आ गई? प्रजातांत्रिक भावना। ठीक है, प्रजातांत्रिक भावना आ गई। यहां पर उसने अब समझ लिया कि अब अपने हिसाब से हम परिस्थितियों के हिसाब से हम नैतिकता की परिभाषा बना सकते हैं, नैतिकता को बना सकते हैं या विचारों को सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो गलतियां हो रही हैं, जो व्यवहार हो रहे हैं, उनके पीछे कई कारण हो सकते हैं और उसके लिए दंड ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो निश्चित क्रम में हो। यानी हर सजा के लिए, हर गलती के लिए एक निश्चित दंड नहीं है, बल्कि जिस हिसाब से गलती हो उसी के आधार पर सजा हो और सजा को क्षतिपूर्ति के रूप में ही माना जाना चाहिए, क्षतिपूर्ति के रूप में ही लिया जाना चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि परायत्त अवस्था में पियाजे ने नैतिकता को किस तरह से बताया है और स्वायत्त अवस्था में, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में किस तरह से वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके, एक गतिशील अंतःक्रिया करके बच्चा खुद अपने लिए नैतिकता का निर्धारण करता है, वह नैतिकता को बनाता है, वह नैतिकता को निर्धारित करने में अपनी एक सहभागिता, अपनी एक गतिशील अंतःक्रिया द्वारा अपनी सहभागिता को सिद्ध करता है कि बच्चा अपने अंतःक्रिया, अपने वातावरणीय अंतःक्रिया के माध्यम से समझता है कि नैतिकता क्या है और नैतिकता का विकास करते हुए जाता है। जो नैतिकता उसके लिए परायत्त अवस्था में अपरिवर्तनीय थी, दृढ़ थी, निरपेक्ष थी और जिन व्यवहारों को समझने के लिए उसने सिर्फ परिणामों को देखा था, अब इसमें परिवर्तन हुआ और अब वह नैतिकता को परिवर्तनीय मानता है, नैतिकता को सापेक्ष मानता है, नैतिकता को अब वो दृढ़ नहीं मान करके लचीला मानता है और व्यवहारों का मूल्यांकन अब वह किसी भी व्यवहार के किए जाने के कारण को देख करके करता है, उसके पीछे के नीयत को देख करके करता है। और अब प्रजातांत्रिक रूप में नैतिकता के विकास को देखा जाता है या नैतिकता के लिए निर्णय लेने में देखा जाता है कि नैतिकता के लिए निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, यानी हम ये खुद तय कर सकते हैं कि किस आधार पर, किस व्यवहार के लिए कौन सी सज़ा होनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, हमें नियम कैसे बनाने चाहिए, हमें किन नियमों के आधार पर अपने आप को संचालित करना चाहिए, हमारी क्रियाओं को संचालित करना चाहिए। इस तरह से पियाजे महोदय ने बताने का प्रयास किया कि नैतिकता क्या है और नैतिक विकास क्या है, किस तरह से बच्चे अपनी सहभागिता दे करके नैतिक विकास करते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे हम लोग अपनी अगली कक्षा में देखेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस तरह से, किस आधार पर नैतिकता को समझाने का प्रयास किया है कि नैतिक विकास किस आधार पर होता है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैसेज दे करके और टेक्स्ट के माध्यम से आप हमें ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम आगे आपके लिए बेहतर तरीके से वीडियो लेकर के आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।